कि एक वाद्य और वादक दोनों एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं, एक दूसरे के अनुसार एक साथ चलने लगते हैं, पहचान बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी इतिहास में अजूबे भी होते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में एक ऐसा ही अजूबा हुआ है, एक ऐसा वाद्य जो अपने वादक के कारण पहचाना गया और संगीत के आकाश में छा गया। ये वाद्य है संतूर। वर्षों पहले एक नौजवान जम्मू कश्मीर की वादियों से संतूर लेकर मुंबई के सागर तट पर आता है। 1955 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में संतूर बजाता है। बहुत से लोग तारीफ करते हैं, लेकिन संगीत के विद्वान जो हैं वो नाक भौं सिकोड़ते हैं। एक लोक वाद्य शास्त्रीय क्षेत्र में शामिल किया जाए, उन्हें ये पसंद नहीं आता। लेकिन ये नौजवान कटिबद्ध है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है और एक नया इतिहास रचता है। तो आज के हमारे मेहमान हैं इस जीते जागते इतिहास के इतिहासकार पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा जी। पंडित जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं SBI हेलो डीडी में। धन्यवाद। और आप लोगों को देते हैं हमारे टेलीफोन नंबर्स, ताकि पंडित जी से बात करने का मौका आप कहीं चूक न जाएं। फोन नंबर्स लिखिए, हमारे नंबर्स हैं, कोड है 022, फोन नंबर्स हैं 9372666, 4908050, तीसरा नंबर है 4988050। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए, जैसा कि आपने बताया है आपके गुरु आपके पिताजी पंडित उमादत्त जी रहे हैं, जो खुद एक महान गायक थे। ये बताइए, अब यहाँ पर पहुंचकर आपको क्या लगता है, जब उस नन्हे से शिव कुमार को वो बड़ा सा वाद्य संतूर उन्होंने सौंपा होगा, क्या रहा होगा उनके मन में, और उस समय उस छोटे से बच्चे की क्या स्थिति थी? हाँ, मुझे कई साल पीछे जाना पड़ेगा इसका जवाब देने के लिए। मेरे पिताजी ने मुझे 5 बरस की उम्र में गाना सिखाना शुरू किया। जी हाँ। मेरी पैदाइश जम्मू की है और वहीं मैं पला बढ़ा, और साथ साथ में तबले की तालीम देना शुरू की। तो वो जैसे बच्चे आकर के खेलना शुरू करते हैं, तो मेरा खेल जो था संगीत बन गया। क्या बात कभी है? तबला कभी गाना, जी जी। ये चलता रहा। और जब तक मैं 12-13 बरस का हो गया तो मैं तबला ज़्यादा बजाने लगा था। रेडियो प्रोग्राम में, बच्चों के प्रोग्राम में तबला भी बजाना शुरू कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई वक्त ऐसा आएगा, एक अनजान साज जो मैंने भी कभी नहीं सोचा कि मैं बजाऊं या किसी ने सोचा है, वो मुझे बजाना पड़ेगा। तो हुआ ये कि मेरे पिताजी जम्मू रेडियो में म्यूजिक सुपरवाइजर थे। उनकी तब्दीली कुछ सालों के लिए श्रीनगर रेडियो में हुई, और वहां पर उन्होंने ये साज देखा, सूफियाना मौसीकी में इस्तेमाल हुआ करते थे उसको वहां। जी जी। तो उनको ये ख्याल आया कि क्यों नहीं इसको क्लासिकल म्यूजिक में लाया जाए, और उन्होंने इसके ऊपर काफी रिसर्च करना शुरू की। अच्छा। जो मुझे नहीं मालूम, मैं जम्मू में पढ़ रहा था, कभी श्रीनगर जाते थे, फिर वापस चले आते थे। जब वो तैयार हो गए तो एक दिन वो मेरे लिए श्रीनगर से जम्मू आए, तो कहने लगे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। तो उन्होंने खोला उसको, मैं सोचा पता नहीं क्या चीज लाए हैं, कश्मीर से कुछ लेके आए। तो देखा तो ये साज था। जी जी। तो उन्होंने कहा कि अब तुमको ये सीखना है। तो ऐसे मेरी ये शुरुआत हुई है। करीब क्या उम्र रही होगी आपकी? मैं करीब 13 साल का होऊंगा। अच्छा। पंडित जी, फोन आने शुरू हो गए हैं। नासिक से हैं रविंद्र जी। रविंद्र, आपका क्या सवाल है? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार रविंद्र जी। मैं रविंद्र पुडालकर नासिक से बात कर रहा हूँ जी। मेरे 3 सवाल हैं आपके लिए। पहला सवाल ऐसा है कि संतूर वादन आपने कब से चालू किया, आपका प्रेरणा स्थान कौन है, और अगर संतूर वादक आप नहीं होते जिंदगी में तो आप क्या बन सकते थे? धन्यवाद। अच्छा, पहले सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया कि 12-13 बरस की उम्र मैंने शुरू किया। दूसरा सवाल क्या था? नहीं, उन्होंने पूछा कि आप संतूर वादक न बनते तो क्या बनते, वो प्रेरणा आपको कहाँ से? प्रेरणा मुझे तो मेरे पिता गुरु पंडित उमादत्त शर्मा जी से मिली, वही मैं जिक्र कर रहा था। उन्होंने ही संतूर के बारे में सोचा, इसकी रिसर्च की, मुझे तालीम दी। और अगर मैं संतूर नहीं बजा रहा होता
तो मैं तबला बजा रहा होता शायद, क्योंकि तबला मैंने काफी बरसों तक बजाया और बड़े बड़े कलाकारों के साथ मैंने बजाया। जी। रविशंकर जी के साथ, अली अकबर खान साहब के साथ, सिद्धेश्वरी देवी जी के साथ, बेगम अख्तर जी के साथ। क्या बात है। तो फिर तबला मैंने छोड़ दिया। पंडित जी, वहाँ जम्मू से लेकर बम्बई तक आने की यात्रा, यहाँ के दिन थोड़ा संक्षेप में अगर बता सकें, क्या था, कैसे थे वो दिन? पहली मरतबा तो मैं 55 में यहाँ प्रोग्राम के लिए आया, जिसका जिक्र आपने किया, जी। और फिर मैं आता जाता रहा। फिर ऐसा हुआ कि मुझे एक जॉब की ऑफर थी म्यूजिक प्रोड्यूसर की जम्मू रेडियो से। जी। तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं वो नौकरी ले लूं, क्योंकि देखिए अभी तक ये स्थिति है कि अगर आप एक फ्रीलांस म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, वो भी क्लासिकल म्यूजिशियन, तो बहुत ही एक रिस्की सिचुएशन है। तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं वो जॉब ले लूं, और मेरी कुछ ऐसी अवस्था, ऐसा सोच था कि मैं नौकरी के बंधन में नहीं बंधना चाहता था। तो मेरे पिताजी चाहते थे मैं नौकरी करूं, ये कश्मकश चल रही थी। एक दिन मेरे से थोड़े खफा हो गए कि तुम क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा जी मैं तो फ्रीलांस रहना चाहता हूं। तो कह लगे फिर यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसी जगह जाओ, अपने आप को साबित करो तुम क्या कर सकते हो। तो मैंने भी कह दिया अच्छा मैं जाता हूँ। बोले कहाँ जाओगे? मैं सोचे बगैर कह दिया मुंबई जाता हूँ, परसों चला जाऊंगा। तो ऐसे ही मैं वहां से चला आया, और बगैर सोचे, बगैर कोई प्लान किए, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा, ऐसे मेरा पंडित जी माफी चाहती हूँ बीच में रोकने के लिए। साइंस से फोन है कैलाश का। जी कैलाश। हेलो। हेलो पंडित शिव कुमार जी, कहिए। हाँ 1938 13 जनवरी 1938। जी पंडित जी, आगे बम्बई पहुंचे। तो फिर मैं यहाँ चला आया, और मेरे पिताजी ने सोचा नहीं था कि मैं एकदम से ऐसा फैसला कर लूंगा। जब मैंने ये कह दिया तो कहने लगे नहीं तुम ठहरो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, कहाँ रहोगे, क्या करोगे। मैंने कहा जी नहीं, अभी मैं इंतजाम खुद करूंगा। और मैं वहाँ से 500 रुपये जेब में लेकर के चला आया, और ऐसी नगरी में जहाँ मैं किसी को नहीं जानता था, एक ऑर्गेनाइजर को जानता था जिन्होंने मेरा प्रोग्राम किया था 55 में, उसके अलावा किसी को नहीं जानता। तो ऐसे यहाँ से मेरी शुरुआत हुई, और बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत मुश्किलात आई। पंडित जी उस दौरान जब वो संघर्ष की वो स्थिति थी, जैसा आप कह रहे हैं बहुत दिक्कतें आई, उस समय वो कौन सी शक्ति थी, क्या थी ऐसी वो भावना कि आप डटे रहे और आपने सोचा नहीं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है? देखिए मुझे मेरे पिताजी से संगीत के अलावा आध्यात्मिक शिक्षा भी मिली, और मुझे ये रहा कि एक भगवान में विश्वास, अडिग विश्वास कि वो रास्ता दिखाएंगे, वो रास्ता निकालेंगे, कितनी भी दुविधा होगी। उस चीज ने मुझे बहुत शक्ति दी है, और कैसी भी स्थिति में मैं रहा, और मुझे कभी ये डर नहीं लगा अब मैं क्या करूंगा, अब क्या होगा। जैसे मैं बॉम्बे में रह रहा था, तो मेरे पास कभी इतनी मुश्किलात होती थी, मेरे पिताजी को मैंने कभी नहीं बताया। उन्होंने मुझे कहा हुआ था कभी भी पैसों की जरूरत हो, हर महीने मैं तुमको भिजवाता रहूंगा जब तक तुम एस्टेब्लिश ना हो जाओ। मैंने उनको बताना ही नहीं कि मेरी क्या स्थिति है। उनको लिख देना मेरा प्रोग्राम हो गया, 500 रुपया मिल गया, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं मिला, ये स्थिति थी। पंडित जी पुणे से फोन है केसन का। जी केसन। हेलो जी। हेलो पंडित जी कहिए। मैं पूना से केतन चौड़े बोल रहा हूँ जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने पूना में पिछले साल गणेश फेस्टिवल में एक कॉन्सर्ट की थी। जी हाँ। तो उसमें आपने सिल्वा गणेश जी के साथ कंजीरा भी बजवाया था जी। और एक बार सवाई गंधर्व में भवानी शंकर जी से पखावत भी बजवाया था। बिल्कुल। तो ये बजवाने में आपका क्या उद्देश्य है, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉन्सर्ट में तो सिर्फ तबला बजाया जाता है। देखिए हम जो काम करते हैं संगीत का, उसमें हमेशा नई कुछ चीज करने की कोशिश करते हैं। अब मेरा साज ही ले लीजिए, ये तो पहले बजता ही नहीं था क्लासिकल म्यूजिक में, मैंने इसकी शुरुआत की और इसको क्लासिकल म्यूजिक में लाया, और नए नए तजुर्बे हम करते रहते हैं। जहाँ तक पखावज का ताल्लुक है, पखावज बहुत ही प्राचीन वाद्य है, और ये ध्रुपद के साथ बजता था, और उसी के अंदाज से हमने उसको बजाया था। और गंजीरा जो मैंने इस्तेमाल किया, अभी आजकल बहुत सारी चीज़ें नॉर्थ साउथ की हो रही हैं, तो उसके पहले मैंने उसको सोचा कि इसकी अगर मैं संतूर के साथ कॉम्बिनेशन करूं तो कैसा होगा। जैसा शायद आपने उस दिन, अगर आप थे वहाँ पर, तो आपने देखा होगा कि लोगों को भी वो कॉम्बिनेशन अच्छा लगा और एक नया तजुर्बा था। पंडित जी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद जानना चाहेंगे कि इस वाद्य में आपने उस लोक वाद्य संतूर को
शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में लाने के लिए किस तरह के परिवर्तन किए जी। छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका SBI हेलो डीडी में। हमारे मेहमान हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। हमारे फ़ोन नंबर से एक बार मैं दोहरा दूं, 93726666, 4908050, 4988050। पंडित जी, अगला सवाल है कर्नाटक से गिरिजा शेट्टी का। जी गिरिजा। Hello, sir, I'm a great fan of yours. And which was your first movie as a music director? जी। And how did you get into music direction? देखिए, मेरी पहली फिल्म एज म्यूजिक डायरेक्टर सिलसिला थी। उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर यश चोपड़ा थे। उसमें अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, शशि कपूर, रेखा, ये सब लोग थे। लेकिन मेरा फिल्म से रिश्ता उसके पहले जुड़ चुका था झनक झनक पायल बाजे में। ओहो, जो वी शांताराम जी की फिल्म जी थी। जी, जमानों पहले। उसमें पहली मर्तबा संतूर इंट्रोड्यूस हुआ था। और जब मैं यहाँ 55 में बजाने आया था, उसी वक्त मेरा उनसे मुलाकात मेरी हुई। अच्छा। मधुरा जी के थ्रू, उनकी जो बेटी हैं। तो झनक झनक पायल बाजे में संतूर बैकग्राउंड म्यूजिक में इस्तेमाल हुआ था और उसको लोगों ने काफ़ी सराहा। और वो बाद में मैं जब बॉम्बे चला आया रहने के लिए, तो फिर काफ़ी फिल्मों में मैंने उसका इस्तेमाल किया। और 1980 में जाकर के पहली फिल्म एज म्यूजिक डायरेक्टर हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ शिव हरि के नाम से हमने की। पंडित जी, हम आपके वाद्य संतूर की बात कर रहे थे कि क्या उसमें आपने परिवर्तन लाए हैं? अच्छा जी, उसमें बहुत सारी मुश्किलात थी। ये साज जिस रूप में था जी, वो केवल कश्मीरी सूफियाना के लिए ठीक था, उस संगीत के लिए। जी, जी। और जब इस पर क्लासिकल बजाने का मुझे मेरे पिताजी ने तालीम देनी शुरू की, कुछ तब्दीलियां तो उन्होंने की थी कि इसको ट्यूनिंग कैसे किया जाए, राग कैसे इस पर बजाया जाए। लेकिन फिर भी इसमें बहुत कमियां थी। कमियां क्या थी कि एक तो इसकी टोनल क्वालिटी वैसी नहीं थी जो आज आप सुनते हैं। तो मुझे उसका जो स्वर माधुर्य है, मेलोडी है, किस किस्म से उसको बनाया जाए, कितने बड़ा इंस्ट्रूमेंट का साइज हो, कौन से गेज के तार इस्तेमाल किए जाएं, किस पिच में इसको ट्यून किया जाए, कलम जो स्ट्राइकर हम जिससे बजाते हो कितना हैवी हो, इस सब चीज़ों से मैंने उसकी टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव किया। फिर इतने सारे तार, 100 तार का वाद्य है ये, लेकिन उनका ट्यूनिंग सिस्टम ऐसा था कि 100 तार होने के बावजूद हर राग इस पर आप नहीं बजा सकते थे और सारे स्वर कोमल तीव्र नहीं मिलते थे। अच्छा। तो वो ट्यूनिंग सिस्टम को मैंने चेंज किया। और फिर इस पर सबसे जो मुश्किल काम था, जिसको हम गायकी में अपने टर्मिनोलॉजी में कहते हैं मींड, एक स्वर से दूसरे स्वर से आप जाएं तो टूटे ना। सा गा ये हुआ, सा गा अलग, सा ये कैसे करिएगा आप? तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे काफी बरस लगे इनको ढूंढने में। और मैंने कोशिश ये की कि इसका अपना एक रूप हो जो किसी दूसरे साज की नकल ना हो। और जब मैं वो कर पाया, 8-10 बरस तक ये कोशिश चलती रही, फिर लोगों ने अपना मत बदलना शुरू किया। क्या बात, बहुत लंबा सफर है जी। पंडित जी, उस्मानाबाद से प्रशांत आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी प्रशांत, हेलो कीजिए, आपका क्या सवाल है? हेलो जी प्रशांत जी, बोलिए। हेलो, मैं प्रशांत तुरोरीकर बोल रहा हूँ, उमरगा, उस्मानाबाद जिला से साहब जी। पंडित जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है, एक अच्छा संगीतकार बनने के लिए आदमियों में क्या क्या गुण होने चाहिए साहब? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं, अच्छा संगीतकार बनने के लिए सबसे पहले प्रतिभा, भगवान की दी हुई प्रतिभा, आप में टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा गुरु मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों होने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद कठिन साधना, गुरु के प्रति कंप्लीट सरेंडर, और एक बहुत बड़ी तपस्या के लिए और मुश्किलात के लिए तैयार रहना। ये सब होने के बाद जब आपको कामयाबी मिलना शुरू हो, फिर दिमाग सही रखना और भाग्य साथ में दे साथ आपका, तो ये सब चीजें जब बनती हैं तो फिर संगीतकार बनता है। पंडित जी, आप संगीत को कैसे डिफाइन कीजिए, कैसे परिभाषित कीजिएगा? क्या है संगीत आपके लिए? देखिए, संगीत एक जैसे योग साधना है, तपस्या है, आराधना है भगवान की, ऐसे ही हमारा संगीत है। हमारे संगीत की शुरुआत ही वहां से हुई है। आपको अपने अंदर झांकने के लिए कई अलग अलग तरीके थे।
आप मेडिटेशन करिए, आप योग करिए, उसमें से एक है स्वर की साधना करना जी। और उसके तरीके से अगर आप संगीत को लीजिए तो आपको एक बिल्कुल दूसरे किस्म का अनुभव होगा, जो आप अगर एंटरटेनमेंट के तरीके से लीजिएगा संगीत को तो नहीं होगा, फिर संगीत को आप बहुत हल्का कर देंगे। एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन संगीत एक ऐसी साधना है जो आपको अपनी अंतरात्मा से दर्शन करवाती है, मैं ये समझता हूँ। जी पंडित जी, गुजरात से हितेश आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी हितेश। आपको जब पद्म विभूषण मिला तब आपको क्या अनुभूति हुई? देखिए, मुझे उस वक्त अपने पिता गुरु पंडित उमादत्त शर्मा जी की बहुत याद आई। आज जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ यहाँ बैठ करके, ये सब उन्हीं की वजह से है और उनको मैंने बहुत मिस किया कि उनका ये सपना था कि मैं संतूर को एक ऐसी जगह पहुँचाऊँ जो बाकी साजों के साथ इसका भी अपना एक दर्जा हो जाए। तो मुझे उनकी बहुत याद आई, उनको मैंने बहुत मिस किया है। पंडित जी, इस तरह के पुरस्कार एक आप जैसे नामी कलाकार के लिए क्या मायने रखते हैं? देखिए, पुरस्कार तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप अपने संगीत से किसी को शांति प्रदान करते हैं, मुझे कई मरतबा ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं बहुत दुविधा में था, परेशानी में था, आपका वो फलां सीडी सुनने से मुझे बहुत शांति मिली जी। या जब हम खुद उसका आनंद लेते हैं, जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि आध्यात्मिक आनंद लेते हैं, और जब मैं देखता हूं कि उसका तार जो है वो सुनने वालों के साथ भी जुड़ गया है और वो भी उस ओर जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी अनुभूति होती है। और फिर एक बात और है कि जो आपके बुजुर्ग संगीतकार हैं, बड़े संगीतकार हैं, वो आपकी आके पीठ थपथपा दें कि बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, उसमें बहुत खुशी है। पंडित जी, इंदौर से मंजीत सिंह बात कर रहे हैं। जी मंजीत सिंह। हेलो जी जी शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मंजीत सिंह बग्गा बोल रहा हूँ इंदौर से मैं। फरमाइए। आपका संगीत सुनते हुए हम भगवान के बहुत नजदीक चले जाते हैं। क्या बात है। क्या आपको भी कभी भगवान के दर्शन हुए संगीत सुनते हुए या संगीत बजाते हुए? जब आपका संगीत सुनते हमारे पे ये आलम तारी रहता है, तो आपने तो मुझे लगता है कई बार साक्षात दर्शन किए होंगे। मंजीत जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और अगर आप हमारी चर्चा सुन रहे थे तो मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि मैं संगीत को समझता हूँ भगवान की आराधना। जब मैं किसी हॉल में भी बजा रहा हूँ तो मैं ये भूल जाता हूँ कुछ देर के बाद कि वहाँ लोग बैठे हुए हैं, मैं अपने आप में खो जाता हूँ। और वही मैं जिक्र कर रहा था कि जब मैं उसके साथ, संगीत के साथ ऐसा जुड़ जाता हूँ कि आत्मा के साथ चला जाता हूँ मिलने, तो लोग भी जब ऐसा सोचते हैं तो मैं समझता हूँ मेरा सबसे बड़ा अवार्ड वो है और मुझे उसमें बहुत आनंद मिलता है। पंडित जी, जहाँ तक मैं जानकारी 100 से ज़्यादा LPs और कैसेट CDs आपके मार्केट में आ चुके हैं, इतना कुछ अनेकों कार्यक्रम आपने स्टेज पर, लाइव शोज आपने दिए। मुझे ये बताइए कि आपका मन कहाँ ज़्यादा रमता है? वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग ज़्यादा रास आती है, या जब आपके सामने आपके श्रोता बैठे हुए हैं, वो दाद मिल रही है, तब ज़्यादा मज़ा आता है? देखिए, लाइव कॉन्सर्ट का एक अपना मज़ा होता है कि हमने कोई चीज़ कही और तुरंत ऑडियंस की तरफ से उसका रिएक्शन हुआ कि जो आप सोच रहे हैं उसको ऑडियंस समझ रही है कि मैंने क्या कहा। उसमें एक फिर अपने आप कुछ नई बात बनती चली जाती है। लेकिन जैसा मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि मुझे सबसे आनंद वही आता है जब मैं अपने आप में, मुझे अच्छा लगता है मेरा संगीत। कई मरतबा ऐसा होता है कि मैंने प्रोग्राम बजाया, लोग आके कहे साहब आज आपने कमाल कर दिया। मुझे अंदर से मालूम है कि कोई कमाल मैंने नहीं किया, आज मेरे से अच्छा नहीं बजाया। तो जब मुझे खुद की एक सेटिस्फेक्शन होती है तो तब मुझे सबसे बड़ी ये लगता है कि आज कुछ अच्छा हुआ। ऐसी सोच है मेरी। बातों का सिलसिला ये अभी और जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप पंडित शिव कुमार शर्मा जी से बातचीत कर सकें, हमारे फ़ोन नंबर हैं 93726666, 4908050, 4988050। पंडित जी, अगला सवाल पुणे से हैं, आपकी प्रशंसिका चारुता जी का। जी चारुता। जी मैं चारुता बोल रही हूँ पुणे से। जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। जी मैं आपसे ये सवाल करना चाहती थी कि जब आपने अपने करियर की शुरुआत की तभी क्या आपको ऐसा लगा था कि यही आपके लाइफ का मिशन है, या फिर आपको कभी ऐसी मुश्किलें आई कि आपको ऐसे लगा कि ये सब छोड़ दूं, कुछ और करूं, या जैसे आपके पिताजी कहे थे कि आप जॉब करें?
जी, बहुत बहुत अच्छी आपने बात पूछी है। पहली बात जो कि आपने कहा कि ये मेरा मिशन था, जब मेरी गुरु की आज्ञा हुई कि मुझे संतूर ही बजाना है, तो जाहिर है कि वो मेरा मिशन बन गया कि मुझे यही करना है। दूसरी बात, बहुत सारी मुश्किलात आई, बहुत कठिनाई आई, यहाँ तक कि लोगों ने बहुत बुजुर्ग जो संगीतकार थे, जो मेरे संगीत मेरे मतलब शिक्षा से प्रभावित थे कि मैं अच्छी तालीम है मेरे पास, उन्होंने मुझे सलाह दी कि बेटा ये साज छोड़ दो, तुमने गलत साज चुन लिया है, तुम्हारी तालीम बहुत अच्छी है, अभी भी वक्त है, कोई ऐसा साज ले लो, सितार या सरोद, तो तुम बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाओगे। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इसको छोड़ दूं, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसी ज्वाला थी कि मुझे लगा कि जितना कोई कह रहा है इसको नहीं होगा, मुझे इसको करना है, और वो शक्ति भगवान की दी हुई है। पंडित जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, उस ज्वाला को आपने सचमुच, हम सब उससे बहुत प्रभावित हैं। ये बताइए कि हमें से बहुत से लोगों की उम्र से ज्यादा वक्त तो आप रंगमंच पर गुजार चुके हैं, वो 40-42 साल पहले वाले श्रोता और आज इस सदी के श्रोताओं में आप क्या अंतर पाते हैं? देखिए, जैसे समाज में तब्दीलियां आती हैं जी, वैसे ही ये चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं उसके साथ। वो ज़माना अलग था, बहुत भागदौड़ का ज़माना नहीं था, वक्त था लोगों के पास। जी। संगीत महफिलें जो होती थी कम होती थी, लोगों की तादाद कम होती थी, लेकिन ज़्यादा जानकार लोग होते थे। दूसरी बात ये होती थी कि ज़्यादातर जो सुनने वाले आते थे वो मिडिल एज ग्रुप के सुनने वाले थे, और अबव 40। यंग फेस आपको कोई नज़र नहीं आता था, लेकिन बहुत अच्छे समझदार सुनने वाले। अभी क्या हुआ है कि वक्त बदल गया है, और एक अच्छी बात ये हुई है कि युवा वर्ग के लोग क्लासिकल म्यूजिक सुनने आने लगे हैं। उसमें शायद थोड़ा बहुत हम लोगों का भी योगदान है कि हमारे वाद्यों को सुन करके उनमें एक बिल्कुल इंटरेस्ट पैदा हुआ है, और तादाद लोगों की काफ़ी बड़ी है, प्रोग्राम ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन लोगों की समझ इतनी ज़्यादा नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अच्छा। और मैं उन लोगों को कहता हूं जो समझदार नहीं है लेकिन जो संगीत का रस लेते हैं, कानसेन कहता हूं उनको। तानसेन नहीं, कानसेन है, वो रस लेते हैं उसका, और वो मैं समझता हूं वो ही सबसे बड़ी बात है। जो लोग कई ऐसा सोचते हैं कि हमको संगीत का ज्ञान नहीं है तो हम कैसे इसका आनंद उठाएंगे, वो बिल्कुल गलत फहमी है। आपको संगीत के ज्ञान की जरूरत नहीं है, जरूरत है उसका रस लीजिए, और वो लोग आजकल काफी तादाद में आते हैं सुनने के। अच्छे श्रोता आते हैं। जी पंडित जी, अगला सवाल गार्गी का है। जी गार्गी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ, मैं गार्गी बोल रही हूँ जी। पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जैसे बता रहे थे कि आप संगीत करते करते हुए कभी कभी ट्रांस में चले जाते हैं। जी, आपने ये नहीं बताया आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं धांगध्रा से बोल रही हूँ। अच्छा। आप ट्रांस में चले जाते हैं, साथ में आप जो आपके प्रेक्षक होते हैं उसको भी ट्रांस में ले जाते हैं, लेकिन एक वोकलिस्ट और एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के लिए ऐसा कौन सा तरीका है कि वो खुद श्रुति ज्ञान के द्वारा ट्रांस में जा सके? ये तो जब अकेले बैठ करके आप संगीत साधना करते हैं तो आप खुद ब खुद आपको वो रास्ता मालूम होगा, उसका कोई फार्मूला नहीं है। संगीत के साथ आप स्वर को ऐसा समझ लीजिए कि एक उसी के ऊपर उस वक्त दुनिया में और कुछ नहीं हो रहा सिवाय उस सुर के जिसके ऊपर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, और उस तरीके से अगर आप संगीत को लें तो आप अपनी सुध-बुध खो देंगे और आप स्वर के साथ इतना जुड़ जाएंगे, आप ट्रांस में जा सकते हैं, और ये मैंने महसूस किया है। पंडित जी, अभी आप बात कर रहे थे कि श्रोताओं की सोच में परिवर्तन आया है, पूरा सामाजिक ढांचा हमारा बदला है, बावजूद इसके आप आज भी गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास करते हैं। आपके पास लोग इस तरह से आते हैं तो आपको लगता है कि ये आज भी ये चीज लागू होती है और इतने समर्पित विद्यार्थी आते हैं आपके पास? जी हाँ, अभी भी लोग आते हैं, और जो ये हैरानगी की बात है, लोग कई लोग यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारे पास अभी भी शिष्य आते हैं और वो इसी तरीके से सीखते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा है, जिसमें हम शिष्यों से कोई ट्यूशन फी नहीं लेते हैं, लेकिन पहले परखते हैं, समझते हैं उनको, फिर तालीम देना शुरू करते हैं, और ये एक बड़ी लंबी कठिन साधना है, और कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं उन्हीं को हम लेते हैं। तो पंडित जी, इतने आकर्षण हैं, डिस्ट्रैक्शन है, बावजूद इसके आपको लगता है कि वो विद्यार्थी पूरी तरह से समर्पित हैं संगीत की तरफ? देखिए, आपने सही बात कही, आजकल इतने डिस्ट्रैक्शन हो गए। हमारे ज़माने में तो टेलीविज़न ही नहीं था, आज हम टेलीविज़न से बात कर रहे हैं सब लोगों से, तो उसके
कई अच्छी चीज़ें भी हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं हैं। जैसे कि डिस्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो इतने सारे चैनल्स हो गए हैं, तो आजकल एक तरफ एकजुट होकर के बैठना और एक चीज़ की तरफ अपना ध्यान लगाना वो मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग हैं जो उसकी साधना कर रहे हैं। और मेरे तालीम दिए हुए बहुत सारे शिष्य हैं जो दुनिया भर में हैं, हिंदुस्तान में हैं, और जो ये जिक्र हम कर रहे हैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगा कि राहुल, मेरा बेटा जो यंग इसी जनरेशन का है, जो ये जनरेशन चल रही है, तो सीरियसली संगीत संतूर कर रहा है। मैं इस बात को और आगे करना चाहूँगी। फिलहाल हम हिमाचल से आशीष आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी आशीष जी, नमस्कार। नमस्कार जी, हर एक व्यक्ति में टैलेंट होता है, जैसे कि आपने बोला कि हर एक व्यक्ति को टैलेंट होता है अपना अपना। जी, जैसे कि मैं मरंडा से बोल रहा हूँ, पालमपुर के पास। जी जी, मेरे में जो टैलेंट है, मतलब मैं डांस करता हूँ बड़ा अच्छा, मेरे में टैलेंट भी है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास अवसर नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का गाँव है और उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर इतने कॉम्पिटिशन नहीं होते आसपास में। तो मुझे बताइए कि मैं अपना टैलेंट, अपना विकास करने के लिए क्या क्या करूं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा सवाल करना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में हैं कि उनके पास भगवान की दी हुई प्रतिभा है, लेकिन आगे बढ़ने का मौका नहीं है। उसके दो तरीके होते हैं। एक तो देखिए, मैं भी आपकी तरह एक ऐसे शहर में रहता था जहाँ मेरे पिताजी ने मुझे कह दिया कि यहाँ कुछ करोगे तो क्या होगा, जाओ दिखाओ। तो मैंने इतना बड़ा चैलेंज लिया, इतनी तकलीफ उठाई, चला आया और आकर के कोशिश की कि मैं कुछ करूं। एक तरीका वो है। लेकिन आप जिस स्थिति में हैं, आपको पहले मेरे ख्याल में इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको अच्छा गुरु मिले, उसकी तलाश करिए और फिर उनके पास पहले आप जाइए। और ये एक काम जो संगीत का है, मैं इसको कहता हूँ कि तलवार की धार पे चलने वाला काम है। जो उसके लिए तैयार है उसी को करना चाहिए, और उसके लिए जब आप तैयार हैं, जब आप खोजेंगे तो आपको गुरु भी मिलेगा और तालीम भी होगी। संगीत और संगीत से जुड़ी हुई अनेक बातें हम पंडित जी से यूं ही करते रहेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो शिव कुमार जी साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं हीरामन बात कर रहा हूँ पुणे से। जी बोलिए। आपके जीवन में कौन सी कठिनाइयाँ है सर? जब आप संतूर वादक सीखते थे, तो उसके बाद में जब आप सक्सेसफुल हुए, जब स्टेबल होने के बाद आपको कौन सी कठिनाइयाँ आई? कठिनाइयाँ बहुत किस्म की आई हैं। मैं वही जिक्र कर रहा था पहले। जब मैं यहाँ चला आया तो एक तो ये हो गया कि संतूर एक ऐसा वाद्य था जो बिल्कुल अनजान वाद्य था। अक्सर ये होता है कि अगर आप अच्छे संगीतकार हैं तो आपको सिर्फ ये साबित करना है कि आप कितना अच्छा बजा रहे हैं या गा रहे हैं। मेरे साथ ये हो गया कि पहले साज को ही लोगों ने नकार दिया कि ये साज ही गलत है। तो शुरुआत तो वहाँ से हुई, सबसे बड़ी मुश्किलात वो ही। फिर ये हुआ कि उस साज को कंपेयर किया जाने लगा दूसरे साजों के साथ कि उसके मुकाबले में ये अच्छा नहीं है। तीसरी तकलीफ ये हुई कि कोई काम नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, और आपको जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए, रोटी खाने के लिए, रहने के लिए घर चाहिए, वो भी नहीं था। कई दफ़ा ऐसी मुश्किलात आई कि जेब में एक चवन्नी है और शाम को खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, बैठे हुए हैं, अब क्या होगा। लेकिन भगवान ने हमेशा साथ दिया। आपको एक बात इसी सिलसिले में बता दूंगा। एक बार मैं बैठा हुआ था बॉम्बे में, पेइंग गेस्ट रहता था कहाँ पर, और मेरे जेब में एक चवन्नी थी और मेरे साथ में पिताजी का एक शिष्य भी था। अब मैं इस बात की मुझे शर्म हो रही है कि ये क्या सोचेगा कि ये खाना भी नहीं खा सकते आज। उसी वक्त घंटी बजी है और एक पोस्टमैन आया जो एक मनी ऑर्डर लेके आया 13 रुपये 75 पैसे का, और कहीं जालंधर रेडियो से मेरी कोई रिकॉर्डिंग बजाई गई थी, उसके लिए उन्होंने ये पैसे मुझे भेजे थे। अक्सर वो चेक आया करता था उस दिन, मुझे अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि क्यों मनी ऑर्डर आया था। तो इस किस्म की तकलीफों से निकले हैं, भगवान साथ देता है। बिल्कुल, ईश्वर के प्रति वो जो अटूट श्रद्धा है, आस्था है, वो शायद यहाँ काम आती है। पंडित जी, अगला फोन है मुंबई से देवदास का। जी देवदास। हेलो। हेलो जी कहिए। मेरा सवाल ये है जी, आपने हमेशा तबले के साथ संतूर बजाया जी, और जैसे कि पंडित रविशंकर जी ने पखावज के साथ पंडित अर्जुन सिजवल जी के साथ उन्होंने बजाया था जी, तो क्यों आपने ये क्यों नहीं दोहराया कि ये भाई आप भी पखावज के साथ जी संतूर बजाए, जैसे कि ध्रुपद दमार क्या संतूर पे नहीं बजती? मेरे ख्याल में आप ये प्रोग्राम अगर शुरू से देख रहे थे तो इसका जिक्र हो चुका है। मुझे सवाल ही पूछा गया था पूना में, मैंने पिछले साल
और उसके पिछले साल सवाई गंधर्व पूना में मैंने पखावज के साथ संतूर बजाया था और पखावज के साथ मेरी रिकॉर्डिंग्स भी हैं। और आपको मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि 1967 में हमारा कॉल ऑफ द वैली रिकॉर्ड आया था जिसमें पहली मरतबा मैंने पखावज इस्तेमाल किया था संतूर के साथ। 67 में जी हाँ। पंडित जी, जब आप राहुल की बात बता रहे थे, मैं तो कहूँगी कि बहुत थोड़े से खुशनसीब पिता और पुत्र ऐसे होते हैं कि उनके बेटे उनकी बराबरी में आकर गाएं बजाएं। चश्मे बद्दूर राहुल आपके साथ बैठकर जब उन्होंने पूरी तरह से लैस होकर आए हैं, तैयार होकर आए हैं, जब पहली बार आप दोनों ने साथ बजाया था विरासत कार्यक्रम में, कैसा था वो अनुभव? बहुत ही एक अजीब किस्म की भावना मुझे महसूस हुई और मुझे पहली बार तो ये लगा कि एक ऐसा ज़माना था कि जब मैं इस शहर में अनजान जगह में अनजान साज लेके आया था। यहाँ से शुरुआत हुई थी और मेरे पिताजी ने मुझे ये धरोहर दी थी कि तुम इसको लेके आगे चलो। और आज हमारे घर में थर्ड जनरेशन में एक म्यूजिशियन है और वो मेरे साथ बैठ के बजा रहा है। और ये संगीत जो भी कुछ थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ सारी इस उम्र में जो साधना की है, इसको आगे वो चलाएगा। इस बात की एक सेटिस्फेक्शन तो महसूस हुई। लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा है और जितना करेंगे इतना होगा। पंडित जी, हम चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों को यहाँ जो आपने और राहुल ने जो बजाया वो क्लिपिंग जरूर दिखाएं। जरूर दिखाएं, दर्शकों को भी उसका कुछ अंदाजा हो जाए। जी। आप सचमुच गर्व कर सकते हैं। पंडित जी, अगला फोन दिल्ली से है, शालिनी का। जी शालिनी। पंडित जी नमस्कार, शालिनी बोल रही दिल्ली से। नमस्कार जी, कहिए। आपने जैसा कि आपका सिलसिला फिल्मों से शुरू हो गया था, झनक झनक पायल बाजे से, तो आपने सिलसिला चांदनी 2 फिल्मों में म्यूजिक दिया जो काफी सराहनीय रहा। तो उसके गाने अगर आप 2 लाइन कोई भी जो आपको बहुत अच्छा लगा हो आपकी कंपोजिशन सुनाए हमें। उसके बाद हमारे 1-2 सवाल और होंगे आपसे। मैं खुद ये कहना चाह रही थी पर मुझे लग रहा था कोई और कह दे। पंडित जी हम जरूर चाहें क्योंकि मैं जानती हूँ आप बहुत बढ़िया गाते हैं। जी नहीं, मैं गाया करता था बचपन में और कुछ देर तक गाता रहा, फिर तो गाना छोड़ दिया और ये रियाज की चीज़ है। तो एक सिलसिला का एक गाने का अस्थाई मुखड़ा आपको सुना देता हूँ। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में हैं गुल खिले हुए। धन्यवाद पंडित जी। मगर आज भी क्या आप फिल्म संगीत सुनते हैं आप? आज भी, पहले भी, अभी भी? जी, मैं हर किस्म का संगीत सुनता हूँ। तो और फिल्म संगीत हो, गजल हो, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक हो, जैज हो, सब सुनता हूँ। आपके कोई फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर्स मेरे तो बहुत सारे हैं, अभी इतनी वक्त में तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं गाना बजाना पसंद करता हूँ। और आज जो ये फ्यूजन का जमाना चल रहा है पंडित जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? फ्यूजन देखिए बहुत पुरानी चीज़ है, नई चीज़ नहीं है। मैं आपसे एक जिक्र करूँ कि हिंदी फिल्मों में फ्यूजन बहुत 30-40 साल पहले से हो रहा है कि एक गाना क्लासिकल बेस्ड है और उसके ऊपर ऑर्केस्ट्रेशन जो है वो सिम्फनी है।
तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा तू जहां। ये नंद राग के ऊपर बेस्ड मेलोडी है, लेकिन इसका ऑर्केस्ट्रेशन आप सुनेंगे तो पूरा सिम्फनी का ऑर्केस्ट्रेशन था, मदन मोहन जी का गाना है। तो ये फ्यूजन हमारे हिंदी फिल्मों में बहुत अरसे से हो रहा है और बहुत खूबसूरती से हो रहा है, आज भी हो रहा है। लेकिन क्लासिकल राग और जैज म्यूजिक को लेकर जो फ्यूजन आजकल होने लगा है, उसका जिक्र लोग फ्यूजन सिर्फ उसी को समझ रहे हैं, और उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं और ज्यादातर कंफ्यूजन होते हैं। फ्यूजन म्यूजिक के आज ग्लोबलाइजेशन की बात चल रही है, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? जी देखिए, ग्लोबलाइजेशन का आप बहुत अच्छे सवाल कर रही हैं। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, और ग्लोबलाइजेशन का असर हर चीज़ पे पड़ रहा है, और ग्लोबलाइजेशन का एक दूसरा एंगल या दूसरी हम इसकी डेफिनेशन लें तो हमारा क्लासिकल म्यूजिक तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। लेकिन जो दूसरी तरह का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो पॉप म्यूजिक और हिंदी पॉप और ये भांगड़ा और ये सब चीज़ें नई शुरुआत हुई हैं, ये हमारे भारत में नई चीज़ शुरुआत हुई है, और उसका असर कहीं तक पड़ रहा है क्लासिकल म्यूजिक पे, ये मैं कहना चाहूँगा। वो किस तरह से कि एक कलाकार, हर एक कलाकार की अपनी साधना होती है, लेकिन ये एक रास्ता ऐसा है कि जिसमें एक हफ्ते में एक आदमी सेलिब्रिटी बन जाता है। एक म्यूजिक वीडियो आ गया और उसका चेहरा पूरे देश में, पूरे इंटरनेशनली लोग जान जाते हैं, और चाहे वो म्यूजिक वीडियो वो अच्छा चल जाए, दूसरा ना चले, वो अलग बात है। लेकिन वो आपको नहीं लगता ये बिल्कुल बरसाती नाले की तरह है? लेकिन उसका असर ये हो रहा है कि जो संगीत, क्लासिकल संगीत के साधक हैं, यंग युवा लोग, उनके जहन में ये बात आती है कि हम 10 बरस तो पहले रियाज करके एक यमन राग सीखते हैं, उसके बाद दूसरा राग सीखते हैं, और यहाँ फिर हम 25 बरस के बाद थोड़ा बहुत बजाने लगते हैं, तो यहाँ तो एक आदमी आकर के हफ्ते भर में सेलिब्रिटी हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जाकर के उनके दिल में, जहन में एक किस्म की परेशानी पैदा कर सकता है, जो ज्यादा डिटरमिन ना हो। तो ये हो रहा है इस वक्त यहाँ पर। पंडित जी, अगला सवाल औरंगाबाद से कर रहे हैं राज पुरोहित जी। सर नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता था कि आपने संगीत में तो योगदान बहुत अच्छा दिया है जी, तो आप नेटो कश्मीर से है, तो कश्मीर में जो अभी हालात चल रहे हैं उसके लिए कुछ आप योगदान करेंगे? जी, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मेरी पैदाइश जम्मू की है, और आपने कैसी, जिसको कहते हैं ना, दुखती रग को आपने छुआ है। वहाँ जो भी हो रहा है ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। मैं 1989 से श्रीनगर नहीं जा सका, और मेरे वहाँ रिश्ते के सब लोग जो हैं छोड़ करके जम्मू रह रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, बहुत सारी बातचीत हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। जो लोग कश्मीर छोड़ने पे बाध्य हो गए और उनको अपने ही देश में रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ रहा है, उनका बहुत ही कम जिक्र होता है। उनकी व्यथा क्या है, उनकी तकलीफ़ें क्या है, उसको कोई नहीं सोच रहा है। बहुत सारी बातें और हो रही हैं, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि लोगों को सुबुद्धि दे, सही अकल दे, और हम इस चीज़ का कोई समाधान हम कर पाएँ। पंडित जी, आपने बहुत सही बात कही। माहौल बड़ा अजीब सा हो रहा है। हम छोटे से ब्रेक के बाद बातचीत आगे करेंगे। सवाल कर रही हैं स्नेहल भागवत, मध्य प्रदेश से। जी स्नेहल जी। हेलो। हेलो। नमस्कार शर्मा जी। जी बोलिए। मैं और मेरा परिवार आपके जबरदस्त फैन है। एक बार बॉम्बे एयरपोर्ट में हम आपसे मिले भी थे। आपकी सादगी देखकर एकदम हम लोग अभिभूत हो गए थे। आपने बहुत अच्छी बात की थी हम लोगों से। मैं केवल आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि दूरदर्शन और बहुत सारे टीवी चैनल जो चल रहे हैं उस पर इस समय सब तरह के म्यूजिक का बढ़ावा चल रहा है, लेकिन शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम कम से कम तर होते जा रहे हैं। तो आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? आप जैसे इतने स्थापित कलाकार, कि कम से कम वीक में एक बार तो भी शास्त्रीय संगीत का 1 घंटे का आप इत्मीनान से आप लोग गा बजा सकें, ऐसा एक प्रोग्राम आए। क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं? अगर करें तो बहुत हमारे ऊपर उपकार होगा। धन्यवाद। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना अच्छा सवाल किया है और मुझे ये मौका दिया है कि आज मैं अपना ये संदेश जो है वो सब लोगों तक पहुंचाऊं, खास करके दूरदर्शन के लोगों तक। बाकी चैनल, आजकल हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे। सिलसिला ये बन गया है कि जिस प्रोग्राम को कमर्शियल सपोर्ट है, क्या कहते हैं उसको, आपको स्पॉन्सरशिप है, वो प्रोग्राम तो होते हैं,
और जो उसको नहीं है उसको बिल्कुल पीछे कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए नेशनल प्रोग्राम है दूरदर्शन का, किसी ज़माने का बहुत ही एक ख़ास प्रोग्राम हुआ करता था, रात को 11:30 बजे जब सोने चले जाते हैं लोग, उसको दिखाया जाता है। ये एक बहुत दुख की बात है हमारे लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दूरदर्शन को कम से कम इस हमारी जो इतनी बड़ी ये निधि है, इतनी बड़ी हमारी जो पुरानी विरासत है संगीत की, उसके लिए कमर्शियल एंगल को छोड़ देना चाहिए। और एक प्राइम टाइम पे, जैसे देख लीजिए हमारे लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं, हमारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम स्कूल कॉलेजेस में करते हैं, बच्चों के साथ हम बातचीत करते हैं, वहाँ 500, 1000 की तादाद में स्कूल कॉलेज के बच्चे बैठ के हमसे संगीत के बारे में चर्चा करते हैं, हम उसको बजाते हैं। उसको क्यों नहीं दूरदर्शन दिखाता? और मैं बाकी चैनल से भी कहूँगा अगर वो इसको कुछ महसूस करें तो ये सबको करना चाहिए। हमारे इंटरव्यूज ज़रूर होते हैं प्राइवेट चैनल से, लेकिन संगीत नहीं सुनाया जाता, ऐसा क्यों है? ये मेरा सवाल है। जरूर। पंडित जी, अहमदनगर से आपके लिए फोन है। जी हाँ। हाँ, मेरा सवाल ये है पंडित जी से जी कि जब पंडित जी, हाँ हेलो नमस्ते सर। आप थोड़ा लाउड बोलेंगे? हाँ हेलो नमस्ते सर। जी नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं सवाल तो नहीं कर सकता आपसे, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब आप दो सुरों के बीच संतूर बजाते, जब ये सुर से ऊपर सुर से दूसरे सुर तक जाते और बीच में वो दो सुर के बीच में जो परछाई दिखाते सुरों की, तो अगर वो तबले में लाना हो, तबले में बजाना हो, अगर वैसी बात पुराने बुजुर्गों ने की हो, अगर मुझे ज्ञान से मालूम नहीं हो, तो वो करेंगे तो वो कैसा रहेगा? या सोलो तबले में या आपके साथ बजाते हो या हुक्म के साथ बजाते हो, ये प्रयास करेंगे तो कैसा रहेगा? जी जी, देखिए तबला जो है वो एक ही स्वर का वाद्य है। जो तबला एक ही स्वर में मिलाया जाता है, उसमें तो वही स्वर रहेगा। जो बायां है उसके ऊपर आप स्वर की 2-3 क्या ज्यादा स्वर दिखा सकते हैं। अगर आपने उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला सुना होगा तो उस पर तो सारे गामा पाधानी पूरा बजा देते हैं वो। अच्छा। तो वो एक उन्होंने एक ऐसी जिद्दत उसमें तबले में पैदा की है, तो वो उसमें स्वर दिखा सकते हैं। कई मरतबा ऐसा होता है कि मेरे साथ वो बजा रहे हैं, मैं सा से सा और गा और माँ बजा रहा हूँ, तो वो तबले पर सा और गा उसी पर रुक जाते हैं और दाएं हाथ से ठेका देते रहते हैं और उस पर वो उसी स्वर को कायम कर देते हैं। तो ये संभव है, लेकिन बहुत साधना के बाद संभव है। पंडित जी, आप म्यूजिक एल्बम्स की बात कर रहे थे। मैं आप लोगों को बता दूं, पंडित जी ने विरासत नाम से एक म्यूजिक एल्बम बनाया है और कहना चाहिए शास्त्रीय संगीत का वो एकमात्र एल्बम ऐसा है। पंडित जी, ये बात कैसे आपके दिमाग में आई ये एल्बम बनाने की? ये देखिए म्यूजिक वीडियो हुआ है, ये प्रोग्राम बैनियन ट्री की तरफ से हुआ था। अच्छा। और महेश बाबू और नंदिनी इन लोगों ने ये प्रोग्राम किया था और उनका नंदिनी को यह ख्याल आया कि म्यूजिक वीडियो क्लासिकल म्यूजिक का कितना अच्छा बन सकता है, इसको क्यों नहीं बनाया जाए। मुझे अफसोस है कि आज वो हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई वक्त पे उसको दिखाया जाएगा और वो पिक्चराइज करके, लेकिन वो क्लासिकल म्यूजिक ही है, उसका एक पार्ट लेकर के उसको पिक्चराइज किया गया है। नहीं, आपको नहीं लगता कि इस तरह की शायद चीजें और आएं, तो जैसा आप कह रहे थे कि नई पीढ़ी में वो जो एक बात है सामने आ सकने की, ये ज्यादा आसान होगा? उसी दिशा में सोचते हुए इसको किया गया। लेकिन फिर वही बात आती है कि अभी जो म्यूजिक ये चैनल्स भी जो हैं उनमें ये धारणा है कि जो म्यूजिक चैनल्स हैं वो सिर्फ सॉन्ग कोई होगा तो उसको दिखा देंगे। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का अभी तक एक कहीं पर मेंटल ब्लॉक है कि वो नहीं दिखाया जा सकता म्यूजिक वीडियो में। ये वक्त आएगा, ये सब चीजें होंगी। बिल्कुल, हमें भी इंतजार रहेगा। पंडित जी, बीकानेर से जितेंद्र आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी जितेंद्र। हाँ जी जी, कहिए। कुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं जितेंद्र शर्मा बोल रहा था। जी फरमाइए। एक तो मैं भी संगीत का शौक रखता हूँ जी, और साथ में एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। ओह अच्छा, ये तो बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। हाँ जी जी। क्लासिकल सीख रहा हूँ वैसे। अच्छा। और उसके बाद आपसे पूछना था, एक तो संतूर की उत्पत्ति कैसे हुई जी, और एक क्वेश्चन है कि आपके लड़के हैं राहुल शर्मा साहब। जी हाँ। उनके अलावा आपके शागिर्द कौन हैं? मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं। हाँ जी। और आपके पहले सवाल से मैं शुरू करता हूँ। हाँ जी। कि संगीत की संतूर की उत्पत्ति के बारे में आपने जिक्र किया, ये बहुत प्राचीन वाद्य है और पुराने ज़माने में हर वाद्य के साथ एक शब्द जुड़ा होता था, वीणा। जैसे रुद्र वीणा, सरस्वती वीणा, कात्यायनी वीणा, बाण वीणा, ऐसे एक वीणा थी शततंत्री वीणा। ये वही साज है जो 100 तार का वाद्य था। बाद में पर्शियन इन्फ्लुएंस से इसका नाम संतूर हो गया और ये बहुत प्राचीन काल से इंडिया में चला रहा है। और बाहर के देशों में जैसे ईरान, चाइना, जर्मनी, आयरलैंड,
हंगेरी, रोमानिया, अमेरिका, इससे मिलते जुलते साज मिलते हैं हमको। और बाकी राहुल के अलावा मेरे बहुत सारे और शिष्य हैं। राहुल तो मेरा सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट मैं कहूँगा वो है। दूसरे शिष्य मेरे दुनिया भर में फैले हुए हैं। हिंदुस्तान में कुछ जो लोग हैं उनका नाम लूँगा, सतीश व्यास हैं, हरजिंदर पाल सिंह हैं, आर विश्वेश्वरन हैं, लंदन में किरण पाल सिंह हैं, जर्मनी में नंदू मुले हैं, धनंजय डेठनकर हैं, सुरेंद्र नार्वेकर हैं, डॉक्टर फडणवीस हैं, श्रुति कठाले है लड़की पूना में, मेरी एक जापानीज स्टूडेंट है मारी कुमोरो, एक सुयुत्सु मियाशिता मेरा जापानीज स्टूडेंट है, बीजी सीवर्स जर्मन स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। लिस्ट बड़ी लंबी है। हाँ। एक छोटे से विराम के बाद हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मैं पंडित जी, अगला सवाल है मुंबई से ही संतोष का। जी संतोष। हेलो जी, मैं संतोष बोल रहा हूँ मैम। फरमाइए। पंडित जी, आपका जो विदेश में यात्रा होती थी जी, तो तभी आपका वहाँ पे क्या रिस्पांस रहा? मतलब जब भी इंडिया में आपका लाइव प्रोग्राम जो होते हैं वहाँ पे तो बहुत सारे मतलब लोगों को, तो वहाँ का आपका क्या रिस्पांस है? जी हाँ, देखिए मैं 1968 से विदेश जा रहा हूँ और मैं तब से वहाँ की ऑडियंस के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। और वहाँ पर शुरू में तो ऐसा था कि हमारे संगीत को उनका सुनने का तरीका अलग था। जैसे वो सिम्फनी म्यूजिक को सुनते हैं जब प्रोग्राम चल रहा है, कोई क्लैप नहीं करेगा, बिल्कुल एंड में जाकर के वो उसको क्लैपिंग करेंगे। अभी वो लोग भी इंडिया की तरह थोड़ा रिएक्ट करने लगे हैं, दाद देने लगे कि हाँ अपने तरीके से। और कई मरतबा ऐसा होता है, अभी एक कोई 3 साल पहले मैं और राहुल बार्सिलोना में स्पेन में बजा रहे थे, तो मैं अक्सर जब बजाता हूँ तो आंख बंद कर लेता हूँ। तो कुछ एक तान पूरा आउट ऑफ ट्यून हो गया था, उसको ट्यूनिंग करने के लिए मैं आंख खोली तो देखा जो आगे के 6-7 रो में लोग बैठे हुए हैं वो आंख बंद करके यूं बैठे हुए हैं। तो हमारे संगीत को वो एक मेडिटेशन के तरीके से भी सुनते हैं और उनको इस संगीत को सुनकर के बहुत राहत मिलती है और हमारा संगीत वहाँ बहुत सराहा जाता है। पंडित जी, आप हमारे इस भारतीय शास्त्रीय संगीत का भविष्य किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं तो आशावादी हूँ। आपका नाम आशा है जी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि भारतीय संगीत जो है ये कई दौर से गुजरा है। एक ऐसा ज़माना था कि राज दरबारों का ज़माना था, वो आश्रय नहीं रहा तो लोगों ने समझा ये संगीत खत्म हो जाएगा। फिर एक ऐसा दौर आया कि कई अच्छे घरों में इसको ठीक नहीं समझा जाने लगा, फिर उस दौर से भी ये संगीत निकला। फिर ऐसा आया कि अब जनता में आ गया है, अभी फिल्म संगीत के साथ कैसे मुकाबला करेगा। एक ज़माना आ गया कि कव्वाली और गज़ल के साथ कैसा मुकाबला करेगा। आजकल ये ज़माना आ गया कि पॉप संगीत के साथ कैसा मुकाबला करेगा। संगीत हमारा ऐसा है, वो हर एक के साथ मुकाबला करता रहा है। मुकाबला तो एक गलत शब्द है, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखा है और ग्रो करता रहा है, एवॉल्व होता रहा है। इसने नई नई चीजें ली हैं और उसको अपने में संजो लिया है। किसी जमाने में ध्रुपद था, फिर ख्याल आया, ठुमरी आई। तो ये मैं समझता हूँ अगले जमाने में पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में संगीत फैल चुका है और फैलेगा। पंडित जी, अगला सवाल कर रहे हैं गुजरात से तेजस पटेल जी। तेजस जी, तेजस सवाल कीजिए आपका। शायद उनका फोन कट गया है। पंडित जी, ये बताइए कि आजकल तो यानी संगीत को एक बहुत बड़ी शक्ति माना गया है, यानी केवल इंसान ही नहीं, अब तो वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि पेड़ पौधे भी रिस्पॉन्ड करते हैं। आप इस म्यूजिक थेरेपी के बारे में आपकी क्या सोच है? जी, मैंने उस पर काम शुरू किया है और मेरे एक शिष्य का मैंने अभी जिक्र किया था, डॉक्टर भालचंद्र फडणवीस, और वो मेरी देखरेख में इस पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए हैं कि कौन से स्वरों को, कौन से रागों को लेकर के अलग अलग किस्म के बीमारियों का उससे इलाज की कोशिश की जाए। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टर रमाकांत केनी हैं जो अपने क्लिनिक में हर समय संगीत चला ही रखते हैं, नॉन स्टॉप उसका। और बहुत सारे और मैंने देखे हैं कि फॉरेन कंट्रीज में भी संगीत का इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है कि उससे काफ़ी लोगों को इससे राहत मिलती है और मैं भी इस दिशा में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मतलब जो प्राचीन समय से इस संगीत के प्रति जो श्रद्धा है, जिसे एक दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर्स ऐसे हैं, योग के सेंटर्स ऐसे हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ विशेष करके मेरा संतूर का म्यूजिक इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक नई चीज़ हो रही है। पंडित जी, आखिरी एक सवाल ये जानना चाहती हूँ कि आज आप जिस मकाम पर हैं, जो सफलता, जो प्रसिद्धि, जो कुछ आपने पाया है, इसमें यानी मुश्किल तो होगा, लेकिन फिर भी अगर आप बता सकें कि कितना श्रेय आपकी अपनी मेहनत का है,
कितना श्रेय आप अपनी अर्धांगिनी श्रीमती मनोरमा जी को दीजिएगा और कितना साथ आपके भाग्य का है? हाँ देखिए, पहली बात तो ये कहूँगा कि मैं एक माध्यम हूँ, करवाने वाला ऊपर वाला है। और कोशिश मेरी, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर वाला अगर साथ में नहीं आपके हाथ पकड़ के चल रहा तो कहीं भी आप गिर सकते हैं। और उसके ऊपर निष्ठा होना और बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मनोरमा का आपने जिक्र किया है, मेरी अर्धांगिनी का, ये जो मैंने आपसे बताया कि इतनी मुश्किलात से हम गुजरे हैं, उसको उन्होंने कैसे संभाला है घर को, और बच्चों की देख रेख करना और हर चीज़ करना, और मैं तो घूमता फिरता रहता हूँ, तो उसमें बहुत बड़ा श्रेय मनोरमा मेरी वाइफ का है कि उन्होंने मुझे एक घर की परेशानियों से मुब्तला नहीं किया। मैं अपनी फ्री होकर के अपना काम करता रहा। और मेरे गुरु का आशीर्वाद तो है, उन्हीं की वजह से तो सब हो रहा है। तो भाग्य को भी आप मानिएगा। भाग्य एक बहुत बड़ी बात है, जो मैंने पहले ही जिक्र किया था। भाग्य साथ नहीं दे तो बहुत सारी बातें हैं जो एक जगह पहुंचते पहुंचते रुक जाती हैं। पंडित जी, जैसा कि यानी सारे लोग जानते हैं, लोगों ने इस तरह के सवाल भी किए। सचमुच ऐसा होता है कि जब हम आपको रंगमंच पर देखते हैं, सचमुच मन में बहुत श्रद्धा का भाव जागता है। सचमुच ऐसा लगता है कि हम सारे किसी और दुनिया में हैं। उस समय क्या आपके मन में, जैसा आपने कहा कि आप खुद किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, पर उस समय अपने श्रोताओं के प्रति या इस संगीत के प्रति किसी जिम्मेदारी का एहसास ये भी साथ चलता है? श्रोताओं के प्रति तो मैं बहुत ही आज आभार प्रदर्शित करना चाहूँगा कि आज मैं जिस जगह हूँ, जितनी बातों का मैंने जिक्र किया, उसके बाद और उसके साथ बहुत बड़ी शक्ति मेरे श्रोताओं की मेरे साथ है। क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे प्रेरणा भी मिलती है। और जब मुझे पता चलता है कि लोग मुझे कहते हैं कि आज आपका प्रोग्राम है, मैं कहीं बजा रहा हूँ कनाडा में, वो कहते हैं साहब मैं 200 माइल ड्राइव करके हम लोग आए हैं और रात को फिर ड्राइव करके जाएंगे, तो मुझे उनके बारे में इतनी श्रद्धा होती है कि ये लोग संगीत के लिए कितनी तकलीफ उठाते हैं। और जहाँ जहाँ भी मेरे श्रोता हैं, जैसे उनसे मेरा इंटरेक्शन होता है, उससे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है और मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। करीब आधी सदी में पंडित जी ने पूरी दुनिया भर में अपने करोड़ों चाहने वाले प्रशंसकों की एक फौज खड़ी कर ली है। पंडित जी खुद संगीत को आत्मा की खुराक मानते हैं और ऐसा व्यक्ति संगीत के प्रति कितना ईमानदार होगा, इस चीज़ को आप खुद स्वीकार करेंगे। पंडित जी एक महान गुरु हैं, बड़े धीरज से काम लेने वाले, इस उठापटक की संस्कृति में अपने सिद्धांतों पर चलने वाले इंसान, अति महान कलाकार और बहुत सीधे सरल इंसान। बस यही हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सच जानिए, आपके आने से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके दिल, दिमाग, आत्मा में बसा हुआ ये संगीत इन उंगलियों से इसी तरह बरसता रहे और हम सारे श्रोता उससे तृप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रोताओं को।